हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सबका मेरे चैनल साइंस वेदा बाय ममता मित्तल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास +2 का चैप्टर दैट इज केमिकल काइनेटिक। बहुत ही सिंपल आसान सा चैप्टर है और इस चैप्टर में से इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम जरूर क्वेश्चंस आते हैं, तो इस चैप्टर को आपने ध्यान से सुनना है, समझना है। तो स्टार्ट कर रहे हैं विद द चैप्टर केमिकल काइनेटिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि केमिकल काइनेटिक क्या होता है। केमिकल काइनेटिक मीन्स, केमिकल का मीनिंग होता है दैट इज केमिकल रिएक्शन, और काइनेटिक मीन्स मोशन और कॉल्ड स्पीड, और स्पेसिफिक वर्ड जो हम केमिस्ट्री में यूज करेंगे दैट इज रेट। किसी भी केमिकल रिएक्शन की क्या स्पीड है, क्या रेट है, उसकी डिस्कशन को हम क्या कहते हैं, केमिकल काइनेटिक। तो केमिकल काइनेटिक का मीनिंग क्या बना, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्पीड और रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन and mechanism of reaction। mechanism of reaction means कोई भी रिएक्शन है वो अगर कॉम्प्लेक्स है, देखो आप करोगे इसमें जाकर दो तरह के रिएक्शन होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो रिएक्शन इन स्टेप टेक प्लेस करता है, उन स्टेप को वन बाय वन डिस्कस करना क्या कहलाता है, मैकेनिज्म। तो इस चैप्टर में हम या यू कैन से अंडर केमिकल काइनेटिक हम स्टडी करेंगे कि कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, जो उनके मैकेनिज्म में स्टेप्स है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट हमारे पास उन्होंने कहा है कि व्हाई डिफरेंट रिएक्शन हैव डिफरेंट रेट। सभी रिएक्शन का रेट एक जैसा नहीं होता। कुछ रिएक्शन आप देखोगे बहुत ही स्लो होते हैं, कुछ बहुत ही फास्ट होते हैं। इफ हम एग्जाम्पल लेते हैं तो स्लो रिएक्शन जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। अब आयरन की रस्टिंग कोई 1 मिनट, हाफ आवर या 1 आवर में हो जाएगी, नहीं, इट टेक्स टाइम। इट मे बी 1 वीक, 1 ईयर, 1 मंथ, है ना। तो ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। कुछ रिएक्शन बहुत ही फास्ट होते हैं, लाइक आयनिक रिएक्शन। क्या होता है, लेट NaCl रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट टू फॉर्म NaNO3 सोडियम नाइट्रेट एंड AgCl सिल्वर क्लोराइड। ना ये रिएक्शन जो है वो विद इन सेकेंड कंप्लीट हो जाता है, मतलब वेरी वेरी फास्ट। कुछ होते हैं मॉडरेट स्पीड वाले, ना वेरी स्लो और ना ही वेरी फास्ट, मॉडरेट रेट। तो डिफरेंट रिएक्शन हैव डिफरेंट रेट। एक बात और माइंड में रखना, हम यहाँ पर ना तो बहुत ही फास्ट रिएक्शन को डिस्कस करेंगे और ना ही वेरी स्लो रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, ना स्लो ना फास्ट। वी डिस्कस इन दिस चैप्टर मॉडरेट रेट रिएक्शन। But our question is here कि why some reaction are very slow, some are fast and some are moderate in rate। तो रीजन क्या है, रीजन बहुत सिंपल सा है। लेट आपके पास NaCl ले लेते हैं, उसके बीच में बॉन्ड है, Na और Cl are bonded by a bond which is ionic in nature, है ना। कोई और हो, लेट सपोज PCl5, उसमें क्या है, P बॉन्डेड विद 5Cl बाय द कोवलेंट बॉन्ड। अब जब रिएक्शन प्रोसीड करता है, जैसे आपने ये रिएक्शन किया था, तो क्या NaCl दोबारा मिला, नहीं। NaCl के जो बीच में बॉन्ड था दैट विल ब्रेक अप, उस बॉन्ड को क्या होना पड़ा, ब्रेक। ये ब्रेक हुआ तभी दूसरी तरफ NaNO3 फॉर्म हुआ,
है ना। तो ड्यूरिंग द रिएक्शन बॉन्ड ब्रेक होते हैं, न्यू बॉन्ड फॉर्म होते हैं। क्लियर। तो बॉन्ड ब्रेकिंग और मेकिंग एनर्जी बेस्ड होती है। अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, एनर्जी ज्यादा चाहिए बाहर से, एज ए रिजल्ट रिएक्शन स्लो हो जाएगा। अगर बॉन्ड वीक है, बाहर से एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंसी कम है, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो। तो डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच एनर्जी दे आर रिक्वायर्ड फ्रॉम द आउटसाइड, रेट ऑफ रिएक्शन वेरी करेगा। इसी कारण कुछ रिएक्शन आपको स्लो मिलेंगे और कुछ मिलेंगे फास्ट, कुछ मिलेंगे मॉडरेट रेट के। तो अ रिएक्शन विच इन्वॉल्व ब्रेकिंग और मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, कोई भी रिएक्शन है वो मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स इन्वॉल्व करता है। डिफरेंट रिएक्शन इन्वॉल्व डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड विच रिक्वायर और एवॉल्व डिफरेंट एनर्जी ड्यूरिंग द ब्रेकिंग एंड मेकिंग, सो द टाइप ऑफ स्पीड will be different for the different reaction. Clear? This is very important. हम बात कर रहे हैं रेट की, तो होता क्या है रेट और उसको आप किस तरह से एक्सप्रेस करते हो वो हमने मेन डिस्कस करना है। तो रेट का मतलब क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज रेट ऑफ रिएक्शन। टर्म क्या दे रहे हैं? रेट हमने कहा था स्पीड, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस ओवर टाइम, कितना डिस्टेंस इन अ गिवन टाइम वो कवर कर रहे हैं, उसको हमने क्या मेंशन किया था? स्पीड। उसी तरह से बेटा रेट होता है, रेट इज आल्सो हाउ मच कंसंट्रेशन चेंज, how much concentration change in given time is called as rate of reaction. तो क्या है? change in concentration किसकी? whether reactant या product, दोनों में से दोनों ही ले सकते हैं। ठीक है। change in concentration of reactant or product with time is called as rate of reaction. इसको किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं वो मेन पॉइंट है, वो हम समझते हैं। अब लेट हमारे पास सिंपल सा एक रिएक्शन है, दैट इज PCl5 चेंज इनटू PCl3 प्लस Cl2। वो सिंपल सा रिएक्शन है, इसका मॉडरेट रेट होता है, इसको हम स्टडी करेंगे, इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आपको बहुत से मिलेंगे। तो हमारे पास इससे एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन में ROR इसको पुट कर रही हूं। हमने क्या मेंशन किया था? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज रिएक्टेंट है। किस तरह से लिखना है? इन द स्क्वायर ब्रैकेट। Why square bracket? Because square bracket represent molar concentration. चेंज के लिए हम वर्ड यूज करेंगे या हम सिंबल यूज करेंगे, दैट इज डेल्टा। अपॉन टाइम टेकन, दैट इज टी। वैसे तो नॉर्मली टी लिखा जा सकता है, लेकिन लेट मैं आपको दे रही हूं कि हमारा रिएक्शन 10 सेकंड से स्टार्ट हुआ और 20 सेकंड पर खत्म हुआ, तो इन दोनों के बीच में टाइम लैप्स कितना हो गया? दैट इज 20 माइनस 10 सेकेंड, दैट इज 10 सेकेंड। तो उसको हम टी या बेटर कॉल्ड एज डेल्टा टी, दैट इज टाइम टेकन, रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पर हम डेल्टा टी सिंबल पुट कर रहे हैं, बिकॉज फाइनल दैट इज T2 माइनस T1, सिंपली T2 माइनस T1। और PCl5 मतलब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। अब PCl5 रिएक्टेंट है, ठीक है, फाइनल वैल्यू या कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ PCl5। जब आप रिएक्शन शुरू करोगे, मान लेते हैं इसकी कंसंट्रेशन है 5 मोल, 10 मोलर, कितनी भी आप सपोज कर सकते हैं, लेट 5 मोलर सपोज की,
जब जब रिएक्शन प्रोसीड होता जाएगा तो क्या होगा, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी? नो, कम होगी, है ना, क्योंकि ये कंज्यूम होगा। तो बाद में मान लेते हैं 2 मोलर रहेगी। हमने करना क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो हमारे पास 2 माइनस 5 कितना आया, 3। नो, इट्स -3। कभी भी जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना वो माइनस में नहीं होता, वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव। अब इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है तो हमने क्या करना है, ऑलवेज शुड इन द माइंड दैट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के आगे माइनस साइन पुट करो, बिकॉज माइनस मल्टीप्लाई विद माइनस बिकम प्लस, और आपके पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या आ जाएगा, प्लस में। क्लियर? तो ये आपने स्पेशली दिमाग में रखना है, किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए। प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है, PCl 3 ओवर टाइम टेकन दैट इज डेल्टा T। नेक्स्ट क्या है, Cl 2 ओवर टाइम टेकन। इन दोनों के साथ माइनस लगाएं? नो, वाई, बिकॉज ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट शुरू में क्या होंगे, 0। प्रोडक्ट शुरू में हो बिल्कुल नहीं होते, बाद में उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ती जाती है। तो फाइनल माइनस इनिशियल किया, आपको हमेशा इसमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव। कोई प्रॉब्लम ही नहीं फिर, इसलिए इनमें कोई साइन पुट नहीं करोगे, लेकिन रिएक्टेंट में ऑलवेज आपने माइनस साइन पुट करना है। कंसंट्रेशन के लिए स्क्वायर ब्रैकेट टर्म यूज करनी है। तो ये हमारे पास है एक्सप्रेशन फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन। वन थिंग मोर दैट, ये तो था हमारे पास ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट यूज नहीं किए गए। मान लेते हैं कोई हम और रिएक्शन सपोज कर लेते हैं जिसमें हमारे पास स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट यूज किए जाएं। लेट दैट इज N2O5 चेंज इनटू NO2 प्लस O2। बैलेंस कर लेते हैं इसको। ये हमारे पास 2 4 5 और ये N2 पुट करेंगे यहाँ पर, तो 4 5 6, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 4। ये हो गया हमारा बैलेंस। N4 हो गए, ऑक्सीजन आपके पास 10 8 और 2 10। क्लियर है? ये बैलेंस तो आपको पता ही है, आपको आता ही है, आप बहुत इंटेलिजेंट हो। इसको हम छोड़ देते हैं। ये हमारे पास अब रिएक्शन है और हमने करना क्या है, इसको एक्सप्रेस करना है इन द टर्म्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो किस तरह से हम इसको एक्सप्रेस करें? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम उसी तरह से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, दैट इज N2O5 ओवर डेल्टा T माइनस साइन इक्वल्स टू NO2 change in concentration upon delta T equal to delta O2 upon delta T। तो इन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का अब हमने क्या करना है, किस तरह से उसको रेट ऑफ रिएक्शन में हमने यूज करना है। ये 2 टाइम है, ये 4 टाइम रिप्रेजेंट किया और ये 1 टाइम, लेकिन यहाँ पर हमने क्या डाले हैं, सभी के बीच में इक्वल का साइन। तो इक्वल बनाते हैं, 2 टाइम में इसको 1/2 कर दो, ये 4 टाइम है इसको 1/4 कर दो, और ये तो 1 टाइम है ही। तो इट मीन्स हमारे पास सारी टर्म्स क्या हो गई, इन द टर्म्स ऑफ इक्वल। 2 टाइम था, 1/2 कर दिया, 1 टाइम बन गई। इट इज 4 टाइम, सो मल्टीप्लाई विद 1/4, तो ये भी 1 टाइम बन गई ना। तो ऑलवेज जो हमारे पास बैलेंसिंग टर्म्स होती है, स्टोइकियोमेट्रिक टर्म्स होती, आपने उनको अपॉन में रिप्रेजेंट करना है। लेट्स सपोज इसी के बेसिस के ऊपर हम कोई न्यूमेरिकल ले लेते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन पुट किया गया है, इंपॉर्टेंट है। दिस इज सेम रिएक्शन जो अभी हमने स्टडी किया। कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इंक्रीजेज बाय 2.0 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर इन द 5 सेकेंड। कैलकुलेट क्या करना है, ROR एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। अब हमारे पास उन्होंने क्या कहा है कि NO2 अपॉन डेल्टा T, ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है देयर से इंक्रीजेज, मतलब चेंज शो कर दिया। तो
कितना मेंशन किया है, 2 इंटू 10⁻⁻²। कितने टाइम में, 5 सेकेंड में। ठीक है, ये हमारे पास उन्होंने गिवन है। कैलकुलेट क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, क्या इसको रिप्रेजेंट, इसको सॉल्व कर ले तो आ जाएगा, आना चाहिए, नहीं आएगा बिकॉज इसकी आगे टर्म क्या है, 4। और हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन में एक्सप्रेशन NO2 के लिए क्या होगा, 1/4 डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T मीन्स 1/4 इंटू 2/5 10⁻²। हम इस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्लियर हो गया। 1/4 क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास जो भी बैलेंसिंग स्टाइक्योमेट्रिक टर्म्स होती है उनको हमने अपॉन में शो करना है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2 1/10 ओवरऑल सॉल्व किया तो कितना आ गया, 10⁻³ ये आ जाएगा। ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। फिर हमने क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू N2O5 के लिए क्या था हमारे पास, -1/2 डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा T। ये हमारे पास एक्सप्रेशन था। और रेट ऑफ रिएक्शन हमने सॉल्व कर लिया, कितना आया, 10⁻³ सॉल्व किया है ना अभी, हमारे पास क्या आया, 10⁻³ ठीक है। 1/2 डेल्टा N2O5, सॉरी दिस इज अप टू दिस वन, अपॉन डेल्टा T। हमने तो सिर्फ ये कैलकुलेट करना है, इस 2 को तो नहीं लेना। तो हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा T इक्वल्स टू -2 इंटू 10⁻³ ये आ जाएगा। क्लियर है, ये हमारे पास क्या आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। अब ये जो हमारे पास माइनस में टर्म आई है, ये किसको रिप्रेजेंट करती थी, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। पॉजिटिव मीन्स क्या था, इंक्रीज, माइनस मतलब क्या है, डिक्रीज। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस वन। ये हमारा आंसर आएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो स्टाइक्योमेट्रिक टर्म्स होती हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन में यूज की जाती हैं। और इससे रिलेटेड बहुत से आपके न्यूमेरिकल हैं जो आप इस फार्मूले को अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। हमेशा माइंड में रखो, सिर्फ ये टर्म इंक्रीजेज, NO2 इंक्रीजेज बाय दिस वन, तो ये सिर्फ NO2 के लिए है। जो इसके साथ 4 की टर्म है वो अलग आपने मेंशन करनी है, जैसे मैंने यहां पर यूज किया। तो सो दिस इज द न्यूमेरिकल कंसर्न विद दिस टॉपिक। नेक्स्ट है हमारे पास, डज द रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट। किस पर डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन, that depend upon concentration of reactant और product। तो क्या concentration of reactant और product during the reaction constant रहती है? So your answer is no। शुरू में ज्यादा होगी, फिर उसकी वैल्यू या अमाउंट जिस तरह से कंज्यूम होती जाएगी कम होती जाएगी। अगर फिर आपके पास कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है रिएक्टेंट की, रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ही डिक्रीज हो रही है तो रेट भी क्या होगा, डिक्रीज, है ना। तो हम कभी भी ये नहीं कहते कि ड्यूरिंग अ रिएक्शन रेट कांस्टेंट रहेगा। चेंज इन, सॉरी, नो इट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो कि विद द पासेज ऑफ टाइम डिक्रीज होता है, इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज होता जाएगा।
नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट आर द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमने क्या रिप्रेजेंट किया था, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन, है ना। आर मीन्स रिएक्टेंट मैंने मेंशन किया है। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट किस लिए लगाया था, मोलर कंसंट्रेशन के लिए। और मोलर कंसंट्रेशन के लिए हमारे पास क्या एक्सप्रेशन होता है, मोल पर लीटर। इस तरह से रिप्रेजेंट कर दे इसको, मोल पर लीटर अपॉन टाइम। एसआई सिस्टम में नॉर्मली हम मेंशन करते हैं तो क्या आ जाएगा, सेकेंड अपॉन में। तो यूनिट हमारे पास क्या बन गया, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट होता है। इसको आप मिनट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, वैसे जनरली हमारे पास सेकंड में ही टर्म दी जाती है। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। नाम से ही आपको क्लियर हो गया होगा कि एवरेज का मतलब क्या होता है, जितना चेंज आया अपॉन जितना टाइम लगा। क्लियर, जितना रिएक्शन ने टाइम लिया है उस दौरान जितनी चेंज आई है सारी की सारी टोटल ले लो, वो क्या आ जाएगा, एवरेज रेट। टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन गिवन टाइम इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इसको रिप्रेजेंट करने की, दोबारा से समझाने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज जो आपने अभी ये किया, ये क्या था, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। बट आपको पता है कि पर सेकंड चेंजेस आती रहती हैं। जैसे रिएक्शन मान लेते हो कि 10 सेकंड में कंप्लीट हुआ, तो सेकंड से भी कम समय में या 1 सेकंड में क्या चेंजेस आई, समझ रहे हो। फॉर दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम जो चेंज आई आपने उसको रिप्रेजेंट करना है, टोटल रिप्रेजेंट नहीं करना। उस स्पेसिफिक इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर जो चेंज आई आपने उसको रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। उस स्पेशल मोमेंट के ऊपर, उस स्पेशल पल में, पल समझ रहे हो ना, उस स्पेशल पल में जो चेंजेस आई हैं उसको जब एक्सप्रेस किया जाता है तो उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इस दौरान डेल्टा टी जो होता है दैट इज रीचेस अप्रोक्सीमेट टू 0, मतलब स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो इसलिए हम या तो डेल्टा टी रीचेस टू 0 इस तरह से रिप्रेजेंट करें, या फिर हम टर्म क्या यूज करते हैं, डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, माइनस साइन यहाँ पर मैंने माइनस इसलिए नहीं रिप्रेजेंट किया था बिकॉज हम मेनली यूनिट के ऊपर ध्यान दे रहे थे। अदरवाइज जब भी आप रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट करते हो माइनस पुट करना है। तो हमारे पास ये डी सिंबल किस लिए यूज किया गया है, फॉर स्मॉल चेंज। तो स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम का एक्सप्रेशन जब आप देना चाहते हो तो उस रेट ऑफ रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये आपने दोनों में डिफरेंस माइंड में रखना है। जब टोटल चेंज देनी है तो एवरेज, जब किसी स्पेशल इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए चेंजेस ऑफ रिएक्शन देनी है तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन यूज करते हैं। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गिव द फैक्टर्स विच अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन। तो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं। देयर इज so many factors, we are discuss a few factors here. The first factor that is nature of reactant. आपके सामने 2 रिएक्शन दिए हैं, इनको ध्यान से देखो, देखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। यहाँ पहले में NO combined with O2 to form NO2, CO combined with O2 formation of CO2। देखने में एक जैसे हैं तो वी सपोज कि इन दोनों का रेट सेम होगा, बट एक्चुअल में NO वाला रिएक्शन क्या है, फास्ट, CO वाला क्या है, स्लो। इन रिएक्शन को प्रैक्टिकली आप परफॉर्म करो, आपको पता चल जाएगा कि पहले वाला फास्ट है और दूसरे वाला स्लो है। नाउ व्हाई दिस अकर, बिकॉज इन दोनों की बॉन्डिंग एक जैसी नहीं है।
bond breaking making require different amount of energy, so the speed of reaction is also different। ये आपने पहले ही स्टडी किया था, पढ़ा था ना। तो बिकॉज ऑफ केमिकल नेचर ऑफ NO and CO are different, so their rate is also different। तो ये इसका हम रीजन देंगे। क्लियर? Reaction appear to be similar but have different rate of reaction because different chemical nature of CO and NO। सेकेंड है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो जब रिएक्शन शुरू करते हैं तो होता क्या है, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट ज्यादा है या कम है उसके ऊपर रेट डिपेंड करेगा। मान लेते हैं एग्जाम हो रहा है, एग्जाम में आपके पास स्टार्टिंग है 35 क्वेश्चन आपने करने हैं, तो बन जाते हैं ना, हम पूरी तेजी से हवाई जहाज की तरह लिखना स्टार्ट कर देते हैं कि जल्दी जल्दी हमारे विद इन टाइम पेपर जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो स्पीड क्या होती है, फास्ट। और अगर लास्ट में हाफ एन आवर पड़ा है, एक आधा क्वेश्चन रह गया, तो बड़ी आरामदारी से मजे से हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। स्पीड क्या हो जाती है उस समय, स्लो। तो इट मीन्स डिपेंड करता है कि कितनी कंसंट्रेशन है। अगर कंसंट्रेशन ज्यादा हुई रिएक्टेंट की तो स्पीड हाई होगी, कंसंट्रेशन कम हुई तो स्पीड क्या होगी, कम। किसकी बात कर रही हूं मैं, रिएक्टेंट की। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स जितना आपके पास रिएक्टेंट ज्यादा कंसंट्रेशन उतना रेट ऑफ रिएक्शन हाई और वैसा वर्सा। क्लियर? इससे ऑपोजिट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम। नेक्स्ट है फैक्टर दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर के ऊपर बहुत एक्सप्लेनेशन हमारे पास इस चैप्टर में है, पूरी डिटेल हम करेंगे। यहाँ पर तो हम शॉर्ट में फैक्टर्स को डिस्कस ही कर रहे हैं, ठीक है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो नॉर्मली इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज एनर्जी प्रोवाइड करता है और एनर्जी जितनी बाहर से ज्यादा मिलेगी रिएक्शन फास्ट होगा। In most of cases, rate of reaction become nearly double for 10K rise of temperature। 10 डिग्री rise in temperature करने पर आपके पास rate of reaction जो है वो डबल हो जाता है। क्यों होता है ये सारी एक्सप्लेनेशन मैं आपको इस चैप्टर में करवाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। व्हाट इज कैटलिस्ट, वो आप पहले से जानते हो, +2 लेवल है ना। तो ये तो कैटलिस्ट का तो हमें पता ही है, फिर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि मान लेते हैं शुगर को हमने डाल दिया चाय के कप में। अब वेट कर रहे हैं, घुल जा घुल जा घुल जा, टाइम ले रही है। मे बी वो डिपेंड करता है कितनी चीनी ऐड की है आपने, वो 1 घंटे में घुलेगी या 15 मिनट में घुलेगी, डिपेंड करता है। और अगर हमने उसमें चला दिया स्पून, इमीडिएटली घुल जाएगी, है ना। तो चम्मच क्या रिएक्शन में या घोलने के डिसॉल्व करने की प्रोसेस में यूज हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ ना, एज सच बाहर निकल आया। और क्या किया उसने? स्पीड ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दिया। तो कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि स्पीड ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं विदाउट यूज ऑफ देम इन द रिएक्शन। रिएक्शन से एज सच वो बाहर निकल जाते हैं, सिर्फ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। तो नाम ही उनका ऐसा है, डेफिनेशन ही ऐसी है, तो आपको पता ही चल गया कि प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट करेगा क्या? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा। इन रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होगा? कैटलिस्ट के कारण इक्विलिब्रियम क्विकली ऑब्टेन होगा, ठीक है। नेक्स्ट बहुत अच्छी तरह से समझने वाला फैक्टर है, इंटरेस्टिंग फैक्टर है, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। तो सरफेस एरिया हमारे पास क्या मेंशन कर रहा है? रिएक्शन इन्वॉल्विंग सॉलिड रिएक्टेंट और कैटलिस्ट स्मॉलर द पार्टिकल साइज। जितना पार्टिकल का साइज जो है वो स्मॉलर होगा, लार्ज इज द सरफेस एरिया एंड फास्टर इज द रिएक्शन। तो ऐसा क्यों कहा कि जितना साइज छोटा होगा उतना सरफेस एरिया ज्यादा होगा। किस तरह से? लेट्स सपोज दिस इज अ पेज, ठीक। इसका सरफेस एरिया आपको देख रही है, सरफेस देख लो, 1 2 3 4, ये इसकी सरफेस है।
अब इस पार्टिकल को हमने पीसीस में कर लिया तो क्या होगा, हम तो कह रहे हैं कि वही चीज ही है, इनको जोड़ के देख लो वही बन गई, लेकिन आप देख रहे हो कि न्यू सरफेस अराइज हो गए। जैसे ही हमने बड़े कागज को छोटे कागज में बदला तो रिजल्ट क्या आया आपके पास, न्यू सरफेस बन गई। दिस वन, ये पहले तो नहीं था ना, जब आपने इसको कट किया तब बना। पहले सिर्फ 4 सरफेस थे, वो 4 तो हैं, साथ में ये न्यू डिवेल्प हो गए, सभी में आ गए ना। जो हमने कटिंग की है वो न्यू सरफेसेस डिवेल्प हो गए, तो न्यू सरफेस आ गए तो ऑब्वियस है सरफेस एरिया भी क्या हो गया, इंक्रीज। और वही हमारे पास रेफर कर रहे हैं कि जैसे ही आप लार्ज पार्टिकल को स्मॉलर पार्टिकल में तोड़ते हो, काटते हो, तो न्यू सरफेस आ जाता है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है और जो रिएक्शन रेट है वो फास्ट हो जाएगा। फास्ट क्यों हो गया, जो भी चीज है मान लेते हैं इसके साथ ऑक्सीजन ने रिएक्ट करना था, पहले तो वो सिर्फ दिस एंड दिस पार्ट इसी के ऊपर रिएक्ट कर पा रही थी। अब ये न्यू सरफेस जो आ गया इसके ऊपर भी ऑक्सीजन अटैक कर सकती है ना। आपने इस कागज को जलाना है और इन पीसीस को जलाना है, कौन सा आपके अनुसार जल्दी जलेगा, ऑब्वियस है ये पीसीस वाला। वाई, बिकॉज इसमें न्यू सरफेस आ गए हैं, समझ आया। तो हमारे पास टर्म क्या है कि जैसे ही आप पार्टिकल को स्मॉलर साइज में ब्रेकअप करते हो क्या होगा, उसके कारण सरफेस एरिया जो है वो लार्ज हो जाएगा और रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। फैक्टर है हमारे पास फोटोकेमिकल रिएक्शन का, दैट इज प्रेजेंस ऑफ लाइट। फोटोकेमिकल रिएक्शन कौन से थे, द रिएक्शन विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। वो रिएक्शन डार्क में हो ही नहीं सकते, अंधेरे में नहीं होते। उनको अगर आपने रिएक्शन को करना है तो जरूरी क्या है, लाइट। लाइक द H2 combined with Cl2, फॉर्मेशन ऑफ HCl, ये कब होता है, जब इसको लाइट मिलती है। इट मीन्स इस तरह के रिएक्शन की स्पीड या रेट इंक्रीज होगा इफ लाइट इज प्रेजेंट। इसके बाद हमारे पास उन्होंने क्वेश्चन पुट किया है, शो ग्राफिकली हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये ग्राफ हमारे पास लिया गया है, इस तरफ है कंसंट्रेशन जिसका यूनिट आपको पता है मोल पर लीटर होता है, इस तरफ लिया गया है टाइम। अब यहाँ पर कंसंट्रेशन मैंने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की दिखानी है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है बेटा, अभी शुरू में क्या होगा, सिर्फ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट नहीं होगा, प्रोडक्ट क्या होंगे, 0। तो यहां पर मैं लिख रही हूं P, वाई, बिकॉज प्रोडक्ट की एट द टाइम 0 कंसंट्रेशन कितनी है, 0। और रिएक्टेंट मैंने लिखा है यहां पर बिकॉज रिएक्टेंट उस समय क्या होंगे, मैक्सिमम। मतलब ये पॉइंट आपको प्रोडक्ट शो कर रहा है और ये पॉइंट क्या शो कर रहा है, रिएक्टेंट। एज अ टाइम पासिस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगी, डिक्रीज, सो दैट इज शोन लाइक दिस। आफ्टर सम टाइम दैट चेंज इन कंसंट्रेशन जो भी हो रहा है, बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम होती जाती है तो उसमें जो डिक्रीजमेंट है वो भी कम होना शुरू हो गया। यहाँ पर आप देख रहे हो स्लांटिंग ज्यादा है, मतलब चेंजेस ज्यादा आ रही हैं, डिक्रीजमेंट ज्यादा है, यहाँ पर कम है, ठीक। प्रोडक्ट जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा, रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है तो क्या होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रेगुलरली इंक्रीज होती जाएगी और आगे आगे जाकर उसमें भी जो चेंज है वो कम नजर आएगा, ठीक। तो दिस इज रेट विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, दिस इज रेट विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट के विद रिस्पेक्ट रेट है और ये प्रोडक्ट के विद रिस्पेक्ट रेट है। रेट ऑफ रिएक्शन जब किसी भी रिएक्शन के लिए पता किया गया तो दे आर फाउंड दैट रेट ऑफ रिएक्शन ROR, रेट ऑफ रिएक्शन ड्यूरिंग द रिएक्शन डिक्रीजेस। और ग्राफ आपको क्या शो कर रहा है, दैट इज रिएक्टेंट कंसंट्रेशन या रिएक्टेंट रेट जो है
विद द टाइम डिक्रीज हो रहा है। तो इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। इससे हम ये रिजल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यही हमारे पास मेंशन किया गया है। एज द केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेगुलरली डिक्रीज होती जाती है, जबकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रेगुलरली इंक्रीज होती जाती है। ये शो क्या करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास इसी ग्राफ के बेसिस के ऊपर ही कह सकते हैं एक लॉ दिया गया विच इज नोन एज लॉ ऑफ मास एक्शन। किस साइंटिस्ट ने दिया था? दैट इज द कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ द गुलबर्ग एंड बेगी। इन द 1867 उन्होंने लॉ दिया विच स्टेट्स दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। Let's suppose a reaction is A plus B formation of product। ये हम अज्यूम कर लेते हैं एक रिएक्शन है। तो रेट क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लाई ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लेट यहां पर भी हमारे पास बैलेंसिंग के लिए कोई नंबर दिए गए हैं। ए की बैलेंसिंग टर्म हमने ले ली स्मॉल ए, बी की बैलेंसिंग टर्म हमने ले ली स्मॉल बी। आप इसको इस तरह से भी रेफर कर सकते हो, 2 टाइम ऑफ ए प्लस 3 टाइम ऑफ बी फॉर्म द प्रोडक्ट। ये ए और बी हमने क्या रेफर किए हैं? दैट द नंबर्स यूज फॉर बैलेंसिंग स्टायोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन जो हमारे पास ये बैलेंसिंग टर्म्स है उसको किस तरह से यूज करना है? इन टर्म्स ऑफ पावर। तो ए की पावर स्मॉल ए, बी की पावर स्मॉल बी। क्लियर? जैसे ये रिएक्शन है तो क्या लिखोगे इसमें? रेट प्रोपोर्शनल टू ए पावर कितनी लिखूं? 2, बी की पावर 3। ये हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन ने दिया था। अगर प्रोपोर्शनल को रिमूव करते हो यू विल गेट कांस्टेंट दैट इज के, एक्सप्रेशन वही आ जाएगा। तो क्वाइट सिंपल है। लॉ ऑफ मास एक्शन हमारे पास क्या रेफर करता है? प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू द पावर यूज्ड टू बैलेंस द रिएक्शन और द स्टायोमेट्रिक कोफिशिएंट। बट प्रॉब्लम कहां पर आ गई? प्रॉब्लम ये आई कि एक्सपेरिमेंटली जब पता किया गया तो ये जो रेट है इट मे बी सेम लाइक दिस जो हमने लिखा, और मे बी ए जो लेट हमने 2 सपोज किया जो अज्यूमिंग दिस रिएक्शन वो मे बी 3 हो, या जो 3 रेफर किया वो मे बी 1 हो, ना हो 0 हो। ठीक है, ये क्या था? एक्सपेरिमेंटल डाटा। जो एक्चुअल डाटा प्रैक्टिकल डाटा होता है, ये तो साइंटिस्ट के द्वारा दिया हुआ टर्म था कि रेट जो बैलेंसिंग टर्म है उसको पावर में लेकर आपने देना है। बट एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटली क्या पता किया गया कि इसके ऊपर डिपेंडेंसी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। एक्सपेरिमेंटली रेट मे नॉट डिपेंड अपॉन ऑल द A concentration of capital A and all the B concentration of capital B। मतलब इसकी पावर A, B हो भी सकती है और नहीं भी। तो फिर रेट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन टर्म ऑफ A इज अल्फा। रेट A टर्म की अल्फा कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, और सिमिलरली बी के लिए बीटा पर। मतलब यही रिएक्शन है। ठीक है, हमने क्या किया? रेट के ए की पावर ले ली अल्फा, बी की पावर ले ली बीटा। नाउ दिस अल्फा may be equal to
2 or may not equal to 2. This beta may be equal to 3 or may not be equal to 3. ठीक है, न्यू टर्म जो आपको मिली है वो दिमाग में रखो, दैट इज अल्फा एंड बीटा. ये था अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन और ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बेसिस के ऊपर. तो ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन बना इसे हमने क्या नाम रेफर करना है, दैट इज नोन एज रेट लॉ. इसे हम क्या कहते हैं, रेट लॉ. ठीक है, और इसके लिए जो हमारे पास ये कांस्टेंट आता है उसे हम नाम देते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट. ये इसके लिए नाम यूज किए जाते हैं. इसको किस तरह से हमने डिफाइन करना है वो भी हम देख लेते हैं. हमारे पास क्या दिया है, रेट के ए पावर अल्फा बी पावर बीटा. ठीक है, अगर हमारे पास A1 हो B भी 1 हो तो उसकी पावर कितनी भी हो वो आपको वैल्यू कितनी देगा, 1. इट मीन्स रेट किसके इक्वल आ गया, K के. सो वी कैन से दैट वेलोसिटी कांस्टेंट और रेट कांस्टेंट इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज टेकन एज यूनिटी. रेट कांस्टेंट का एक और नाम हमारे पास दे रहे हैं, दैट इज अ स्पेसिफिक रिएक्शन रेट. बहुत से स्टूडेंट इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो स्पेसिफिक रिएक्शन रेट है, क्लियर हो रहा है आपको, ये जो स्पेसिफिक रिएक्शन रेट है ये किसी रेट की बात कर रहे हैं. नो, इट इज रेट कांस्टेंट. ये क्या होता है, रेट कांस्टेंट. नेक्स्ट, रेट कांस्टेंट के क्या कैरेक्टर्स होते हैं ये दिमाग में रखना. ये जो क्वेश्चन है ये देखने में बहुत सिंपल लग रहा है लेकिन इट इज गिव्स द क्वेश्चन फॉर द आईआईटी लेवल. इट मेजर्स द रेट ऑफ रिएक्शन. जितनी रेट कांस्टेंट की वैल्यू हाई होगी इट मीन्स फास्टर द रिएक्शन होगा. वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज फिक्स फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर. दिस इज मेन पॉइंट कि जब किसी रिएक्शन में टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसका रेट कांस्टेंट भी फिक्स होगा. ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है. वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द ओरिजिनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. अब इन दोनों को मिलाकर आपके पास आईआईटी में क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं कि जो ओरिजिनल कंसंट्रेशन है, किसी में रेफर कर देंगे 2 मोलर है, किसी में 10 मोलर है, आपने उसके ऊपर नहीं जाना. आपने देखना क्या है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो रेट कांस्टेंट आपका फिक्स रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगी. इट डजंट डिपेंड अपॉन ओरिजिनल कंसंट्रेशन. जो शुरू में आप रिएक्टेंट की वैल्यू लेकर चले हो उसके ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी. इट्स यूनिट डिपेंड अपॉन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. इसके जो यूनिट होते हैं रेट कांस्टेंट के वो रिएक्शन के ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करते हैं. ऑर्डर क्या होता है, ये अल्फा बीटा टर्म जो अभी हमने की उनके सम अप से बनता है, जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. ऑर्डर, मोलिकुलरिटी, मैकेनिज्म, टेम्परेचर, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे. सो मेरी नेक्स्ट वीडियो को भी जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है. इस वीडियो को तो करना ही है. तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय.